हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से हमने बात नहीं करी और बहुत दिनों से क्योंकि मैंने एक नई चीज़ ख़रीद ली थी जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो इसीलिए जो है टाइम लग गया ऐसी लॉन्ग वीडियो बनाने में। पर मैंने सोचा था कि मैं अब की बार जो रिव्यू दूंगा ना वो थोड़ा सा चलाने के बाद दूंगा, बाइक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करने के बाद। तो जैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने नई KTM 390 एडवेंचर S ले ली है, जो कि है ये रही। तो जब से मैंने KTM 390 एडवेंचर S ली है तब से मैं इसको एक्सप्लोर करने में लगा हूँ, तब से मैं इसको ऑफ रोडिंग करने में और इसके साथ अलग अलग जगह ट्रैवल करने में लगा हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस बाइक को लेने का था टूरिंग। तो इसके ऊपर अब मैंने ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा जो है कवर कर चुका हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आराम से इसको 2-3 हज़ार किलोमीटर चलाऊँगा। इसके इंजन की जो पावर है, जो टॉर्क है और ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ों को पहले मैं एक्सपीरियंस करूँगा खुद से। उसके बाद मैं आपको इसका जो है रियल वर्ल्ड रिव्यू दूँगा। क्योंकि यार मतलब 200 किलोमीटर चला के या 500 किलोमीटर चला के आपको किसी बाइक का पता नहीं चलता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तब आप एक अच्छा ओनरशिप रिव्यू दे सकते हो कि उस बाइक के साथ आपकी जो है जर्नी कैसी रहेगी। क्योंकि कोई भी किसी बाइक को 2 महीने 3 महीने के लिए भी नहीं, सालों के लिए लेता है। तो कम से कम आप 2-3 महीने में चला के आपको उसका पता चलता है कि उसकी सर्विस कैसी है, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, डेली राइड में कैसी है, सिटी में कैसी है। क्योंकि नई बाइक तो आपको अच्छी ही लगेगी, सिटी में हो चाहे हाईवे पे हो, नई बाइक अच्छी लगेगी। पर जब उसके साथ आप 1-2 महीने रह लेते हो उसके बाद आपको समझ में आता है कि भाई असली में इस बाइक का कैरेक्टर है क्या। तो वो सब चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस कर ली तो मुझे लगा कि चलो भाई अब रिव्यू करने का सही टाइम है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने ये बाइक क्यों ली? तो मैंने ये बाइक इसलिए ली क्योंकि मैंने ऑलरेडी KTM का इंजन चलाया हुआ था और मेरे पसंद, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे ये बाइक बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो मुझे इसका रैली डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। मैं ऑलरेडी टेनरे का फ़ैन हूँ और वो तो इंडिया में लॉन्च होती नहीं है, तो उसके जैसे डिज़ाइन वाली मुझको इकलौती बाइक यही अच्छी लगी। ऊपर से इसकी प्राइसिंग अच्छी थी, पावर अच्छी थी, पावर टू रेट रेशो भी अच्छा था। ऊपर से सबसे बड़ी बात कि इसमें फ़ीचर सारे आ गए थे भाई, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, एडजस्टेबल सस्पेंशन, ट्यूबलेस स्पोक रिम्स, ऊपर से 47 हॉर्स पावर जो कि मतलब ट्विन सिलेंडर बाइक्स में आ रही है। तो उतनी पावर सिंगल सिलेंडर में दे रहा है KTM, और वो भी 4 लाख में आपको। 4.5, ये 4.5 लाख की है। पर मेरे को KTM 390 एडवेंचर X ही पसंद आई थी अपने लिए, X प्लस जो मॉडल था, KTM 390 एडवेंचर X जो मॉडल था, मुझे अपने लिए वही पसंद आया था। लेकिन मेरी फैमिली ने थोड़ा सा पुश किया कि तेरे को अगर ये अच्छी लग रही है तो तू ये ले ले। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो भाई, अब सब सपोर्ट ही कर रहे हैं टॉप मॉडल में, तो टॉप मॉडल ही ले लिया जाए। तो एडजस्टेबल सस्पेंशन का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, मैंने इसको अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। हालांकि उसमें शोरूम वालों की हेल्प लगी, पर ओवरऑल बहुत अच्छा इसका सस्पेंशन एडजस्टमेंट हो गया है। सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया। हाईवे पे मैं जाता हूँ तो इसको थोड़ा सा ट्विक कर लेता हूँ सेटिंग्स को, लेकिन सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने मेरा एडजस्ट करने में हेल्प करा दी। तो इसकी अभी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब मुझे गड्ढे वड्ढे पे, स्पीड ब्रेकर्स पे इतना ज़्यादा स्लो नहीं करना पड़ता, ऐसे ही निकल जाते हैं, सब कुछ सोख लेता है वो। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी है। ऊपर से मेरे को ना इसका ओवरऑल स्टांस, डिज़ाइन, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब का मुझे चाहिए था। एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक, एक प्रॉपर रैली डिज़ाइन जो है वो है इसका। तो मुझे इसीलिए ये बाइक का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। ऊपर से इसमें ना जो जैसे अभी GS आई है 450, उसमें बड़ी बाइक वाला कैरेक्टर है, बड़ी बाइक वाला लुक है। इसमें भी मुझे थोड़ा सा उस तरह का फ़ील हुआ कि इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो लुक है ना, वो एक बिग बाइक वाला फ़ील है। ऊपर से मेरी भी हाइट 6 फीट है, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि मेरी पर्सनैलिटी पे भी ये बाइक चलेगी, मेरे यूज़ पे, मेरे इंटरेस्ट पे ये हर चीज़ को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए मैंने KTM 390 एडवेंचर लिया। अब मैं इसका आपको रिव्यू दूंगा कि ओवरऑल स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, आगे पीछे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, और पीछे तक लास्ट में जाके पूरी बाइक कंप्लीट कर लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या ख़राब चीज़ें हैं और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। इसकी फ़र्स्ट सर्विस के बारे में आपको मैं बता दूं, इसकी फ़र्स्ट सर्विस जो थी वो अराउंड 23-2400 के आसपास हुई, जिसमें ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज, ये सब वो सब हुआ था। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा क्या क्या हुआ था। लेकिन सर्विस भी ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, मैनेजेबल है। 2300 फॉर फर्स्ट फ्री सर्विस। तो उसमें ऑयल वगैरह का खर्चा और जो सब फ़िल्टर्स का और रिप्लेसमेंट का वो सब जो है वो लगा था इसमें सिर्फ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शुरुआत से बात करते हैं। इसका ये जो है मडगार्ड थोड़ा सा हिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा जितना लोगों ने इसके बारे में कंप्लेंट किया है उतना ज़्यादा ये नहीं हिलता है। इसके अंदर एक कोई ब्रैकेट भी आने लगा है जिसको लोग लगाने लगे हैं, तो आपको अगर चाहिए तो वो लगा सकते हो। उसके फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, एडजस्टेबल हैं, यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं। डैम्पिंग और
क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेशर और डैम्पिंग यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। ओवरऑल इसमें फ्रंट में 21 इंच का ट्यूबलेस स्पोक रिम आता है। अभी तक कोई ऐसा सच पंचर वगैरह मैंने नहीं एनकाउंटर किया है। इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं इसमें, लेकिन ब्रेक पैड्स थोड़े से इसके महंगे क्योंकि सिंटर्ड ब्रेक पैड्स आते हैं, बट ओवरऑल इसके ब्रेकिंग्स बहुत अच्छी, बहुत रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग है, मतलब इफेक्टिव ब्रेकिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ रहा है, आपको एक बार चलाओगे ना आपके उसकी ब्रेक का आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस में रुक जाएगी। तो इसमें आपको ब्रेक फेड वगैरह और इस तरह की ब्रेक हीटिंग की ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। इस KTM का ब्रेकिंग सिस्टम हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, तो इसकी भी ब्रेक्स वैसी ही हैं, बहुत अच्छी हैं, मैनेजेबल हैं। ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों में इसकी ब्रेक्स काफ़ी अच्छी हैं, मतलब मोर देन इनफ है, एम्पल से भी ज़्यादा ही कहूँगा, मतलब थोड़ा सा ओवर किल तो नहीं है पर अच्छी है, मोर देन इनफ है। आपको जितनी चाहिए होगी ब्रेकिंग इसमें उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी है। ब्रेक्स के मामले में आपको बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया ब्रेक्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम फ्रंट हेडलाइट की बात करते हैं। फ्रंट हेडलाइट इसकी बहुत बढ़िया है, हाईवे पे और रात में, पहाड़ों में, शहर में, सब जगह मैंने इसकी लाइट्स चेक कर ली हैं। इसका लो बीम ही इतना है इफेक्टिव है, हाई बीम की आपको ज़रूरत तो बहुत कम ही पड़ेगी। इसकी लो बीम आप चाहते हो तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, बट मेरे को ओवरऑल अभी लगा कि मेरे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लाइट्स बहुत अच्छी हैं, जैसे आपको स्पोर्ट्स कार्स में दिखती है ना जी लाइन, एक वाइट कलर की लाइन होती है, वो लाइन के नीचे सब रोशनी होती है, इसकी लाइट्स भी कुछ वैसी है, वैसा ही थ्रो है इसका। और इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है उसका थ्रो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब इसमें अगर आप बहुत ही ज़्यादा टूरिंग कर रहे हो और बहुत ही आपको लाइट्स की आदत है और आपको चाहिए कि भाई पूरी रोड पे सुबह होनी चाहिए जब मैं निकलूँ, तो आपको इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने की ज़रूरत है, वरना अगर आप मैनेज कर सकते हो तो लाइट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। बहुत बढ़िया लाइट है, शहर में तो भाई बहुत ही सही है। और इसका डिपर भी बहुत अच्छा है, मतलब गाड़ी वालों को आप मस्त परेशान कर सकते हो इसके डिपर से। इंडिकेटर्स आपको बताइए, इसमें LED इंडिकेटर्स आते हैं। इसका प्लास्टिक बोलते हैं कि दूसरा कॉम्पोजिट प्लास्टिक है जो कि मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। अब मैंने देखा है कि ये यहाँ से कहीं पे लगी है मेरी बाइक, लेकिन यहाँ लेग गार्ड पे तो कुछ नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बाइक गिरी तो नहीं है, ये कहीं भिड़ाई ही गई है। तो अब जहाँ भी भिड़ाई है, जो भी किया है, गॉड नोज़ क्या किया मेरे भाई ने। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, अभी मैं दिखा दूँ आपको, ये 4000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। इसका स्क्रीन बहुत बढ़िया है, ईजीली विजिबल है, यहाँ से आप राइडिंग मोड्स चेंज कर सकते हो यहाँ से, और बहुत अच्छी स्क्रीन है, विजिबल है, हैंग वैंग कभी नहीं होती कुछ भी इसमें, मतलब एज सच परफॉर्मेंस इशू, हीटिंग इशू या कुछ वैसा नहीं है। धूप में बहुत अच्छे से विजिबल है। ये मैंने फ़ोन का माउंट लगाया है और इसी माउंट को ढीला करके मैं अपना Insta360 भी यहीं पे माउंट कर सकता हूँ। इसका जो विंड वाइज़र है ना, ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत करता है शहर में, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊँचा है। तो क्योंकि शहर में मतलब अब जैसे मैं अभी आ रहा था यहाँ पे, तो जैसे ही मैं बाइक पे खड़ा हुआ ना, तो एक हवा का इतना मतलब लू भी अच्छी लगने लगी। लेकिन इसमें क्योंकि आपका ये इतना ज़्यादा ऊपर तक है, तो ये आपके ओवरऑल अपर बॉडी इसके ऊपर ना आपको गर्मी लगती रहेगी। इसमें गर्मियों में तो खासकर ये दिक्कत देता है, क्योंकि आपको हवा आने नहीं देता। आप थोड़ा सा साइड होगे ना, आपको पता चलेगा एयर फ्लो कितना ज़्यादा है और इसने कितना ज़्यादा एयर फ्लो रोक दिया है। तो उसी से आपको इसकी इफेक्टिविटी भी पता चलती है कि जो टूरिंग में ये कितना ज़्यादा यूजेबल है। कि शहर में आपको गर्मी में मर रहे हो आप हालांकि, लेकिन टूरिंग में ये आपको विंड ब्लास्ट से बहुत अच्छा बचाएगा। और ये आपको कभी भी ट्राई करना हो, KTM 390 एडवेंचर चलाओ, सीधे बैठ के चलाते रहो और उसके बाद थोड़ा सा साइड होकर देखो कि कितनी हवा आपको लगेगी, तो आप कितना ज़्यादा एयर फ्लो ये रोक रहा है। तो ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया है। हालांकि इसको भी स्टिकर लगा के ढक दिया है, तो ये थोड़ी सी विजिबिलिटी ख़राब करने लगा है मेरी, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन माउंट भी आ गया, यहाँ पे स्टिकर आ गया और यहाँ पे भी एक स्टिकर आ गया। ये बेवकूफ़ी है, पर ये आप करना मत, पर वैसे बता रहा हूँ। ओवरऑल ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक तो ये रैली टावर डिज़ाइन है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है। टूरिंग वूरिंग में भी सही रहता है, ऑफ रोडिंग में भी अच्छा है ये। पर थोड़ा सा आपका व्यू जो है इस एडवेंचर बाइक में, थोड़ा सा आपका व्यू जो है ब्लॉक हो जाता है, पर इट्स ओके, मैनेजेबल है। इसमें ये कंपनी फिटेड ही जो है हैंड गार्ड्स आते हैं, ये प्लास्टिक के हैं, पर ओवरऑल इसका प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है। कोई घटिया प्लास्टिक या सिर्फ लगाने के लिए नहीं लगाया है, इट्स ओके। ये मतलब इतना जल्दी टूटेगा भी नहीं और थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट कर भी लेगा। हालांकि बागबस्टर से इसको बिल्कुल मत कंपेयर करना, वो सब उसमें अलग मेटल ही यूज़ होता है, लेकिन इसमें पूरा प्लास्टिक यूज़ हुआ है, पर अच्छा खासा मोटा क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ हुआ है। ये इतना जल्दी टूटेगा भी नहीं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टैंक की तरफ। 13 लीटर का टैंक है। ओवरऑल जो एफिशिएंसी मेरे को ये दे रही है, इसकी माइलेज आ रही है, इसकी माइलेज आ रही है 26-27 शहर में, और 28-29 ये हाईवे पे दे देती है। 28 दे देती है, और शहर में भी आराम से चला रहा हो तो 26 तक दे देती है, वरना उससे भी नीचे ड्रॉप हो जाएगी ईजीली।
तो वो मैं थोड़ा सा माइंडफुल होकर चला रहा हूँ इस बाइक को, तो मेरे को माइलेज थोड़ी ठीक मिल रही है, वरना माइलेज में तो इतना बढ़िया आपको जो है नहीं मिलेगा। और माइलेज का कभी भी प्लस पॉइंट, माइलेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट KTM का होता भी नहीं है। इसका इंजन में हीटिंग प्रॉब्लम एज सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ हीट होता है, इसका रेडिएटर जल्दी जल्दी ऑन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ से पैरों पे आपके आती भी है। पर ओवरऑल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको बाइक बंद करनी पड़ जाए या बाइक खुद बंद होने के लिए वार्निंग देने लग जाए। तो एज सच कोई बहुत मेजर हीटिंग इशू इसमें नहीं है। पर हाँ, ये हाई कंप्रेशन इंजन है तो इसमें हीटिंग होती है। यहाँ पे जो है इसका कूलेंट वाला रिजर्वायर है, और ओवरऑल राइट साइड में ही आपको ज़्यादा जो है हीटिंग फील होएगी इसमें, और कहीं पे हीटिंग नहीं फील होएगी। हॉर्न इसमें ठीक ठाक आता है, इतना अच्छा हॉर्न नहीं है, थोड़ा सा वीक ही हॉर्न है। इसका हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ, 1 मिनट। ऐसा हॉर्न है, ठीक ठाक हॉर्न है, मतलब इतना खास हॉर्न नहीं है, ठीक ठाक है, चल जाता है काम ओवरऑल। लेग गार्ड्स इसमें सही है, लगे लगाए आए हैं। आप कंपनी से वो बड़े वाले भी मतलब कंपनी से नहीं, बाहर से आप बड़े वाले भी लगवा सकते हो, वो भी ठीक होते हैं। पर मेरे को ओवरऑल कंपनी फिटेड इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव होता है, ताकि ये हमारी शैसी पे भी ज़्यादा कुछ लोड ना डाले, और ओवरऑल ये काफ़ी हद तक बाइक को बचा भी लेगा। मुझे मोर देन इनफ लगता है लेग गार्ड, और मेरे को कोई सामान वामान इसके ऊपर बांधने की, जेरिकन डालने की मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं उतना ज़्यादा लॉन्ग टूर्स पे नहीं जाता हूँ, और पेट्रोल पंप सब जगह है ही, तो इसीलिए मेरे को वो चीज़ें इतना ज़्यादा, मुझे ओवरलोड करना नहीं पसंद बाइक को, तो इसीलिए मैंने वो सब चीज़ें नहीं लगाई हैं। जब तक ये लेग गार्ड चल रहा है, इट्स मोर देन इनफ। और बाय द वे, ये 398 सीसी वाला इंजन है, 399 सीसी वाला, ये 350 सीसी वाला नहीं है, वो हल्के वाली KTM नहीं है, ये फुल पावर KTM है, ठीक है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं क्विक शिफ्टर पे। क्विक शिफ्टर मैंने इस बाइक में फ़र्स्ट टाइम मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से मैंने जो है एक्सपीरियंस किया है। हालांकि मैंने क्विक शिफ्टर वाली बाइक्स पहले भी चलाई हैं, लेकिन जो क्विक शिफ्टर मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस किया ना टूरिंग में और डेली यूज़ में, बहुत बढ़िया क्विक शिफ्टर है। मुझे ऐसा, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स बाइक जो चलाई थी उनमें तो क्विक शिफ्टर यूज़ किया था, पर मेरे को ना वो चीज़ उतना ज़्यादा, मेरा उस चीज़ पर ध्यान नहीं गया था। तो क्विक शिफ्टर काम क्या करता है वो चीज़ मैंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया उस पर। उस बाइक की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा थी, और वो बाइक्स ऐसी थी कि वो 12-12, 15-15 लाख की बाइक थी, तो मुझे ऐसा लगता कि उसमें वैसे ही जो गियर बॉक्स जो है वो मतलब इन जनरली स्मूथ होता होगा। तो इसीलिए मैंने फिर वहाँ क्विक शिफ्टर पे ध्यान नहीं दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने ध्यान क्विक शिफ्टर पे इसी बाइक में दिया। उसका क्विक शिफ्टर बहुत ही फ्लॉलेस है, गियर्स मतलब ऐसे चेंज हो जाते हैं। इससे पहले मैं डोमिनार चला रहा था, तो मेरे को उसके गियर बॉक्स इतना क्लंकी हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसे पता चला, मतलब मैं 3-3 बार दबा रहा हूँ, वो गियर 3 बार चेंज हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ही बार चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो हाफ दबा, इतना कम दबा है। तो इसका क्विक शिफ्टर इतना फ्लॉलेसली काम करता है, कभी भी गियर वेयर अटके नहीं है, कभी भी ऐसा सच मैंने फेस नहीं किया है कि कुछ आवाज़ आ रही हो या गियर अटक गया हो या क्विक शिफ्टर ने अपना काम सही से किया ना हो। हमेशा सही से काम किया है। शुरुआत में जब यूज़ टू होने में दिक्कत हुई तो हमेशा मुझे मतलब ऐसे होता था कि कभी कभी फॉल्स न्यूट्रल हो जाता था मेरे से, पर मैंने एज सच कभी फेस नहीं किया इसके क्विक शिफ्टर की ढंग से काम ना कराओ। बहुत ही बढ़िया फ्लॉलेसली काम करता है इसका क्विक शिफ्टर। रियर सस्पेंशन भी इसका मैंने एडजस्ट करवाया था, पर मैंने इसको खुद से नहीं छेड़ा है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे को शोरूम वाले ने ही इसको एडजस्ट करके दिया था, तो मेरे को मतलब मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज दे नहीं सकता हूँ। मैंने इसके साथ अभी छेड़खानी ज़्यादा करी नहीं है, ये अभी जैसा है वैसे ठीक चल रहा है, सही काम कर रहा है। रियर में इसमें 17 इंचेस का ट्यूबलेस स्पोक रिम्स आते हैं। एज सच कोई पंचर मैंने इसमें फेस नहीं किया है। ग्रिप्स दोनों टायर्स की बहुत बढ़िया है, उम्दा ग्रिप्स है, सुंदर ग्रिप्स हैं, अच्छी ग्रिप है। चाहे मैं इसको कंक्रीट पे चलाऊँ, चाहे मैं इसको रोड पे चलाऊँ, चाहे एसफाल्ट पे, चाहे ऑफ रोड, सब जगह इसने अच्छी ग्रिप दी है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो ओवरऑल ऐसे स्लिप होने का मेरे को कहीं पे इशू आया नहीं है इस बाइक में। एक्सीडेंटली स्लिप होने का, जहाँ पे मैंने इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाई वहाँ पे तो मैंने स्लिप किया ही है, तो वो मैंने इंटेंशनली किया है। पर ऐसे मेरे को ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि एकदम से ग्रिप चली गई बाइक की। बहुत अच्छा इसका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह बहुत अच्छा काम करता है। और ब्रेक्स, रियर ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इफेक्टिव हैं, मेरी डोमिनार से तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हैं। और इसका रियर सेक्शन मैं आपको दिखाऊँ तो इसका रियर सेक्शन कुछ इस तरह का दिखता है, और एकदम रैली डिज़ाइन वाला इसका रियर सेक्शन है। लाइट पीछे की काफ़ी है, छोटी सी है, स्लीक डिज़ाइन है, पीछे अच्छा लगता है मुझे। ऐसा ही होता है रैली बाइक्स में और जो है डुअल स्पोर्ट टाइप की बाइक्स में, तो मुझे ये अच्छा लगता है ओवरऑल। ये भी आते जाते ट्रैफिक में ठोकर मार मार के लोगों ने इसका ये नंबर प्लेट का कवर तोड़ दिया। पीछे 140 सेक्शन का टायर है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप है, 140 ही होना चाहिए था, इससे ज़्यादा रखने का कोई पॉइंट नहीं था। 140 इज़ मोर देन इनफ। इसका चेन सेट वगैरह अच्छा है। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है कि इन्होंने यहाँ पे एक फ्लैप लगा दिया है, मड फ्लैप, जो कि इसका कीचड़ उड़ के सस्पेंशन में नहीं भरता है, जो कि मेरी डोमिनार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने ये चीज़ को भी एक अच्छे से एक्नॉलेज करके एक अच्छी चीज़ करी है।
और ओवरऑल यहाँ ऊपर कहीं पे इसका कीचड़ वीचड़ नहीं आता। देखो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम बारिश के छींटे होंगे वो यहीं रुक जाते हैं। तो ओवरऑल सीट पे बैठने वाले को एज सच कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होएगा वो। हालांकि आप अगर किसी पॉट होल में से बहुत ही ज़्यादा कुदा के निकालते हो तो मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं लूँगा, पर अगर आप नॉर्मली चला रहे हो, गीली सड़क पर चला रहे हो, तो एज सच आपके ऊपर काफ़ी मतलब कहीं से ऐसे पानी आएगा नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चीज़, ये है क्रूज़ कंट्रोल, ये है हज़ार्ड स्विच, ये ओवरऑल जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को वो करने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए है, अलग अलग मोड्स चेंज करने के लिए। ये क्विक शिफ्टर नहीं, ये जो क्रूज़ कंट्रोल है और यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो उसकी, और ये कैंसिल करने के लिए। इसका मुझे कुछ खास यूज़ ऐसा लगता नहीं है। इसको मैं दोबारा से दबा दूँ तो भी जो है क्विक क्रूज़ कंट्रोल बंद हो जाता है। ये हज़ार्ड स्विच है, चारों इंडिकेटर जलाने के लिए। तो इसका क्रूज़ कंट्रोल भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना इसका क्विक शिफ्टर काम करता है। और मैंने पहली बार क्रूज़ कंट्रोल जो है यूज़ किया वो भी इसी बाइक पर किया, और मेरे को इतना ज़्यादा अम्यूजिंग चीज़ लगी, इतनी ज़्यादा मस्त चीज़ लगी वो। मेरे को रीले जैसे बनाने का शौक है, तो खाली हाईवे मेरे को दिखता है तो मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा के फ़ोन निकाल के थोड़ी सी अपनी वीडियो बना लेता हूँ ऐसे करके। तो मुझे इसका क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही यूज़फुल फीचर लगा। बस वैसे हाईवे और बहुत सारे बन जाए जिसमें इसको मैं और ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ, लेकिन अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इसका क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छा है, काफ़ी फ्लॉलेसली काम करता है। आप बस उस क्रूज़ कंट्रोल को दबा के रखो, उसके बाद स्पीड कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर लो, और ये वैसे के वैसे ही चलती रहती है। आप जैसे ही ब्रेक या टच करोगे या क्लच दबा के एक्सीलेटर थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप उसको वापस लगा सकते हो या फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। वो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास हैं। तो मैंने आपको फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बता दिया, मैंने आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया, इसका सस्पेंशन कंफर्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल है, तो ओवरऑल ये बाइक कहीं इतनी जल्दी मतलब मेरे से तो बॉटम आउट हुई नहीं भाई, सच बता रहा हूँ। तो आप अगर इसको कर पाओ तो आप कोई काफ़ी प्रो राइडर हो, तो आपके लिए फिर ये बाइक है भी नहीं। तो ये बाइक ना उन लोगों के लिए है भाई जो 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 सिर्फ स्मूथनेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जो एक एक्सपीरियंस के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि एक इंजन, ये एक मैकेनिकल चीज़ को आप चला रहे हो तो स्मूथनेस वहाँ पे मत एक्सपेक्ट करो इतनी ज़्यादा, और अगर स्मूथनेस के पीछे जाओगे तो आपको परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है वहाँ पे आप स्मूथनेस को थोड़ा सा मतलब बैक फुट पे रख सकते हो, और ये परफॉर्मेंस सब जगह काम आती है भाई, सिटी में भी, हाईवे पे भी, सब जगह। तो ओवरऑल ये इतना बढ़िया पैकेज KTM ने बनाया है ना, मतलब अगर आप एडवेंचर फील्ड में जाना चाहते हो, बाइक पे टूरिंग करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई बाइक है। हालांकि हिमालयन के सस्पेंशन बोलते हैं इससे ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे भी फील हुए, पर मेरे को उतना ज़्यादा मतलब मेरे को वो कंफर्ट की आदत नहीं है ना, मैं वो आदत अपने अंदर डालना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ ना, जहाँ तक मेरी हिम्मत है वहाँ तक इस बाइक की भी हिम्मत हो, और इस बाइक की हिम्मत है। तो मैंने इसको जैसी भी सिचुएशन में अभी तक रखा है, ये दिस इज़ मोर देन इनफ, और आगे भी मैं इसको टेस्ट करता रहूँगा। लेकिन ओवरऑल मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उस पे ये बाइक एकदम खरी उतरी है। उस पे इस बाइक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, और मुझे लगता है कि आगे के लिए भी, अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी बाइक है नहीं इसमें। इसकी देखो मेंटेनेंस भी उतनी ज़्यादा नहीं है, माइलेज भी ठीक ठाक है, जिस हिसाब की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से माइलेज भी ठीक है। वो ऐसा कोई हीटिंग का इशू नहीं है, रिलायबिलिटी का भी ऐसा कोई इशू इस बाइक में नहीं आया है, ना इस इंजन के साथ ऐसा कोई इशू फेस किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। तो बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड, ये बाइक अच्छी निकली है। तो इफ़ यू वांट टू राइड दिस बाइक, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई दिस बाइक, आप बस ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखो कि आपको थोड़ी सी हीटिंग, थोड़ा सा थोड़ा सा कम रिफाइंड इंजन मिलेगा, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपको ये बाइक ऐसी ऐसी जगह ले जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। तो कहीं भी जाने के लिए दिस इज़ द बाइक। इसको प्रॉपरली टाइम पे मेंटेन करो, इसका थोड़ा सा ख्याल रखो, ये आपको पूरा भारत तो दिखाई देगी। तो सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करना मैं भूल गया, ये इसका एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है। इसका सीटिंग कंफर्ट इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ये सीट थोड़ी हार्ड है, काफ़ी पतली कुशनिंग है इसमें। तो ये सीट क्योंकि पतली भी है, लेकिन पतली से ऐसा इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो उतनी भी पतली नहीं है, मैं भी पतला हूँ तो, लेकिन उसका जो कुशन है वो थोड़ा कम है और थोड़ा हार्ड है। तो इसमें टूरिंग सीट मैं लगवा लूँगा 1-2 महीने में, जब मेरे को लगेगा कि बिल्कुल ही भाई अब नहीं पसंद आ रही है सीट। पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस सीट में कुछ दिक्कत हो जाएगी, फटफटा गई, तो सीधा चेंज करा के टूरिंग सीट डलवा लूँगा। लेकिन अभी के लिए तो मेरा काम चलाओ तो है ये सीट, लेकिन ये सीट बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे जाओगे ना, तब आपको थोड़ा फील होता है कि भाई यार मतलब थोड़ा सा ये
पिछवाड़े को सुन कर देती है, पर ओवरऑल बाइक का कंफर्ट अच्छा है, सीट का कंफर्ट अच्छा नहीं है। तो वो आप चाहो तो चेंज करा लो, इसी में कुशन डलवा लो, या फिर आप टूरिंग सीट भी ले सकते हो। टूरिंग सीट के बारे में मेरे को नहीं पता कैसी है वो, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी मतलब उसका क्या रिव्यू है, तो वो आप कहीं और चेक कर लेना ऑनलाइन सर्च करके। लेकिन ये वाली सीट तो हार्ड है भाई। तो दोस्तों अपना ख्याल रखो, सेफ़ रहो, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताओ, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब मैं जाता हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने। अपना ख्याल रखो, सेफ़ रहो, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहो, सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों।